देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। एक बड़ी खबर मिल रही है मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र और आदापुर थाना क्षेत्र में। देखिए, एनआईए ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। चकिया थाना के कोयला बेलवा गांव और आदापुर थाना क्षेत्र के अरड़ा गांव में केंद्रीय एजेंसी की टीम ने यहां पर जांच की है। करीब 2 से 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान चकिया के शिक्षक मनोज पाठक के घर और आदापुर क्षेत्र के रुदल पासवान और बद्री पासवान के घर में तलाशी ली गई। एनआईए की टीम घरों के सभी दस्तावेजों को बाहर निकालकर एक एक करके उनकी गहन जांच की। इस दौरान स्थानीय थाने की पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद रही। एनआईए ने मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को हिरासत में लिया है। उनके साथ कई कागजात और मोबाइल को भी जब्त किया गया है। ये मामला फेक करेंसी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की टीम ने आज पूर्वी चंपारण के आदापुर और चकिया में छापेमारी की है और मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चकिया थाने की तस्वीर है और यहीं पर धीरज तिवारी से आज जो है एनआईए की टीम और पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, जो जानकारी मिली है कि धीरज तिवारी नेपाल का रहने वाला है और वैसी स्थिति में उसने भारतीय कागजात भी उन्होंने बनवाया है, अपना पैन कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड बनवाया है और वैसी स्थिति में नेपाल की भी नागरिकता है। फेक करेंसी का भी मामला है और उनकी पत्नी की मौत काफ़ी पहले हो गई थी और उनके बैंक से कई ट्रांजैक्शन हुए हैं। जो चकिया में भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, यहाँ पे भी एटीएम से पैसे निकाले गए हैं और ये पैसे जो है काफ़ी मात्रा में जो है वो पैसे निकाले गए हैं। तो वैसी स्थिति में पूरी जांच में एनआईए की टीम जुटी है। खासतौर पर धीरज तिवारी की संलिप्तता बड़ी है। उनके साथ एक और सहयोगी की भी एनआईए तलाश कर रही है। जो जानकारी मिल रही है कि धीरज तिवारी लगातार जो है विदेश में रहकर काम करते थे, कुवैत में रहते थे और वहाँ से जब भी वो आते थे तो ये अपने ससुराल कोयला बेलवा में रहते थे और कोयला बेलवा में ही जब वो पहुँचे थे उसके बाद एनआईए को जानकारी मिली और एनआईए ने उनको गिरफ्तार किया। तो पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है और एनआईए पूरे मामले की जाँच में जुटी है कि आखिर धीरज तिवारी की संलिप्तता क्या क्या है, आखिर पैसे का लेन देन हुआ है, जो फेक करेंसी का मामला है, कई फर्जी कागजात जो है वो भारतीय कागजात उन्होंने बनवाया है। उनका वो नेपाल में रहते थे लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से भारतीय कागजात ही बनाया है। तो पूरा मामला संदिग्ध है और वैसी स्थिति में एनआईए की टीम इसी थाने के अंदर जो है गहन तरीके से पूछताछ में जुटी है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 चकिया। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर यानी कल से होगी और ये सत्र 5 दिनों की होने वाली है। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाया जाएगा और इसके बाद अगले दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण। और इधर इस दौरान बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी की गई है। लगभग 800 पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। सर, कल सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ इस बार सत्र में खास होने जा रहा है? सत्र तो पहले है कि जो हमारे जो विधायक लोग चुन के आए हैं, हमारे मतलब बिहार से जिनको जनता का जनादेश मिला है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी लोगों का कल शपथ ग्रहण होगा। और प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप सबको मालूम ही है कि प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। श्री नरेंद्र नारायण यादव जी प्रोटेम स्पीकर का शपथ भी ले चुके हैं और कल तो हर दिन का काम जो लिस्टेड भी है और लगता भी है कि दिन भर कल शपथ ग्रहण का कार्य चलेगा और फिर कल होके महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। फिर महामहिम के अभिभाषण के बाद एक दिन चर्चा होगी, जो महामहिम के अभिभाषण है उस पर वाद विवाद होगा, सरकार का उत्तर भी होगा और 5वां जो दिन होगा तो उस दिन सेकेंड सप्लीमेंट्री आएगा। सेकेंड सप्लीमेंट्री के बाद विनियोग आएगा और सरकार को खर्च करने की अनुमति सदन देगा और फिर सरकार अपने कामों में लग जाएगा। रफ्तार सरकार का विकास का जो काम है वो तेज रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष कब तक पूरा हो जाएगा? नहीं, अध्यक्ष का भी निर्वाचन होगा। 2 तारीख को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा।
सर इस बार चर्चा ये है कि इस बार जो सदन की कार्रवाई होगी उसको हाईटेक तरीके से करने की तैयारी है। विधायक ऑनलाइन सवाल पूछेंगे, ऑनलाइन जवाब भी मिलेगा, ये कितना महत्वपूर्ण है इसमें? देखिए, ऑनलाइन जब सवाल होंगे तो ऑनलाइन जवाब जाएगा तो समय का बचत होगा और इससे गति आएगी। तो देखिए, 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में नवनिर्वाचित विधायक अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर तैयार हैं और इस बार बक्सर सदर सीट से बीजेपी कोटे से जीते पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो है वो शहर की समस्याओं को सदन में उठाएंगे। आनंद मिश्रा आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आए हैं और इस बार बक्सर सदर सीट से विधायक बने हैं। है कि अब की बार जो जितना कुछ बक्सर का बचा हुआ है काम, इतने दिनों में लोग जो परेशान रहे, चाहे रोडों की व्यवस्था जो ख़राब हो रखी है, जो आप ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू है, बनारपुर का जो चौसा प्लांट का एक इशू है जिसको लोग लेके कुछ परेशान है, आरओबीज़ हैं जिसको लेके इशू है, अस्पताल का प्रॉब्लम है और ऐसे कुछ बुनियादी शिक्षा का रिलेटेड बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसको हम लोग इमीडिएटली उसको टेकअप कर रहे हैं कि वो कैसे ठीक हो। अब देखिए, अब बात करेंगे सोनपुर मेले की। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में आज अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेला परिसर में लगाए गए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में अलग अलग स्टॉलों का जायजा लिया और वहां पर मौजूद कलाकारों से भी मुलाकात की। कलाकारों ने अपने कार्य और समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी। मेला परिसर में घूमने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रहे थे और मेले की व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। नीतीश कुमार के साथ में मंत्री अशोक चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये बहुचर्चित सोनपुर मेले की ये तस्वीर, जहां अचानक से सीएम नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। उनके आने की आधिकारिक तौर पर पहले से कोई सूचना नहीं थी, लेकिन सोनपुर मेले में नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं और विभिन्न वहां पर जो स्टॉल लगाए हुए थे उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। खासतौर पर आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो सेक्शन था उसका निरीक्षण करते हैं और इसके बाद वहां पर जितने भी लोग थे उन लोगों से बातचीत की। उनकी अगर कुछ समस्याएं थी तो वो भी नीतीश कुमार ने सुना और बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बिहार में हाल ही में हुई बहाली को लेकर शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर दस्तावेज गलत पाए गए तो शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और इस बारे में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में निर्देश जारी किया और शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता और अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच का निर्देश दिया गया है। बिहार में गलत दस्तावेज देकर शिक्षक के पद पर बहाल हुए शिक्षक कर्मियों की सेवा समाप्त होगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जो फैसला लिया गया है उसके तहत TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तहत जो नियुक्ति हुई है और वर्तमान में जो विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है उसमें जो शैक्षणिक दस्तावेज है उसकी जांच कराने का फैसला लिया गया है। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने राज्य के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में इस बात की चर्चा की गई है जो विद्यालय अध्यापक हैं और जो शिक्षक हैं उनके सभी जरूरी शैक्षणिक जो दस्तावेज हैं उनकी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए और उनमें जो उनका अनुभव सर्टिफिकेट रहा है उसकी भी जांच अलग से कराई जाए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत शिक्षा विभाग नियुक्ति के बाद भी जांच करा सकता है, इस बात का प्रावधान है। पत्र में इस बात की भी चर्चा की गई है कि नियुक्ति प्राधिकार नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पहले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करवा ले। लेकिन अगर कई जो जांच में बात सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये वैसे शिक्षकों के लिए जो गलत दस्तावेज के आधार पर अपॉइंट कर लिए गए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। एक टाइम फ्रेम भी रखा गया है और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको कहा गया है कि अगले 1 महीने के अंदर विस्तृत तौर पर इसकी जांच कर संबंधित रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी जाए।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर दरअसल यहां पटना पुलिस ने राजधानी के 40 अपराधियों की सूची तैयार की है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 10 ऐसे अपराधी हैं जिन पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित है। पटना पुलिस की विशेष टीम को इन सभी की गिरफ्तारी को लेकर कल निर्देश दिया गया है। अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था के मकसद से दरअसल यहाँ पर ये जो है वो कम बेहतर माना जा रहा है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। ऐसे 40 कुख्यात जो अभी तक वांछित हैं, पकड़े नहीं गए हैं और उन पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे 3 व्यक्ति पिछले 24 घंटे में पकड़ाए हैं और ख़ास बात यह है कि इन सबों को अलग अलग राज्यों से जाकर पकड़ा गया है। तो जो हमारी टीम है जो पूरे देश भर में जाकर इन अपराधियों को पकड़ रही है और उनको सही जगह पहुंचा रही है। राजधानी पटना में क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस ने 40 कुख्यात अपराधियों की सूची बनाई है और इन सब की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। इन सभी अपराधियों पर 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का इनाम घोषित है। पटना पुलिस की स्पेशल टीम को इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है और इस पूरे मामले में पटना एसएसपी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 3 कुख्यात अपराधियों को दूसरे स्टेट से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। जाहिर सी बात है बाकी के जो अपराधी हैं उनकी भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है और लगातार इस दिशा में कार्रवाई चल रही है। स्पेशल पुलिस टीम इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस और दूसरे स्टेट की पुलिस से सहयोग ले रही है और इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर इससे न केवल राजधानी पटना की विधि व्यवस्था दुरुस्त होगी बल्कि क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मोतिहारी से बड़ी खबर, ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने देखिए एनएच को जाम कर दिया। कोटवा दीपऊ मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली है। ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। कोटवा दीपऊ मोड़ के पास की घटना है। गुस्साई लोगों ने यहाँ पर सड़क जाम कर दिया। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दिए क्योंकि ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई। ऐसे में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, आक्रोशित हो गए और यहाँ पर सड़क जाम कर दिया इन्होंने। वहीं देखिए बांका से बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के पिता की हत्या, बच्चों के बीच विवाद में पीट कर हत्या कर देने की खबर मिल रही है। पोते से मारपीट के दौरान दादा की हत्या कर दी। बीच बचाव करने के लिए गए थे छेदी मंडल। 12 से अधिक लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी फिलहाल जारी है। तो आपको बताते चलें ये जो मामला है बांका का बताया जा रहा है, जहां पर जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के पिता की हत्या की गई है। खबर सीतामढ़ी से, जहां डुमरा हवाई अड्डा मैदान में पार्क निर्माण काम का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए। जिला प्रशासन के काम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का ये कहना है कि पार्क निर्माण से हवाई अड्डा मैदान का स्वरूप काफी छोटा हो जाएगा। अगर पार्क का निर्माण होगा तो यहां पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। अतिक्रमण हो रहा है जो डुमरा के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसी भी बच्चे को खेलने और कूदने में, पीएम मोदी जी आए थे तो जहां वह पार्क बन रहा है वहां तक वह लगा है। डीएम साहब को इतना ही बहुत बड़ा शौक है कि हम इसको सुशोभित करें फील्ड को, तो फील्ड के साइड से पार्क बना दे और उसमें स्ट्रीट लाइट लगा दे, बाथरूम बना दे और बेंच बना दे। बगल में यह जिम है जो बरसों से पड़ा हुआ है, उसको खेल कूद का बना दे।
खबर कैमूर से मिल रही है, जहां लालापुर इंडस्ट्रियल हब की जर्जर सड़कों ने चावल उद्योग पर संकट खड़ा कर दिया है। जी हां, 10,000 मजदूरों के रोजगार पर अब संकट मंडराने लगा है। मिलर खुद ही चंदा जुटाकर सड़क बना रहे हैं और यहां पर 200 से भी ज्यादा राइस मिल संचालित है। चावल सीजन में यहां पर 10,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलता है, लेकिन प्रशासन और सरकार की अनदेखी ने इस क्षेत्र के चावल उद्योग को बंद के कगार पर ला दिया है। मिलर्स अब खुद से 25 लाख की लागत से सड़क का निर्माण करा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मिलर्स को आश्वस्त किया है। कुछ विशेष ध्यान देके कुछ फंड इकट्ठा करके बनवाया जाए। हम लोग देखते देखते हम लोग का राइस मिल का सीजन आ गया, देख रहे हैं कि हम लोग का व्यापार प्रभावित हो जाएगा, तो अब आपस में हम लोग चंदा इकट्ठा करके पूरा व्यवसायी वर्ग मिल के, दलाल मिल के हम लोग इस रोड का निर्माण करवा रहे हैं। आज से 2 साल पहले भी हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से चंदा कलेक्ट कर करके इसको मरम्मत कराए हुए थे, और इतना गड्ढा होने के बावजूद जब ये सड़क नहीं चला, सारे प्रतिनिधियों के पास हम लोग गए, सरकार का जितना विभाग है सबके दरवाजे पे गए, जिलाधिकारी के पास गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को अपना चंदा कलेक्शन कर करके एसोसिएशन के माध्यम से इस सड़क का निर्माण और मरम्मतीकरण करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं ये बताना चाहूँगा, रेलवे का ओवरब्रिज भारत सरकार का, और ये जो सड़क पे हम लोग खड़े हैं जिसका मरम्मत करा रहे हैं, ये बिहार सरकार का नहीं है। ऐसी बातें हो तो लोग दें, लिख कर दें, उसको तुरंत डीएम साहब से बात है, हम काम करवाएं, करवा दें। महिलाओं को चुनाव के बाद 10,000 रुपए देने के मुद्दे पर विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए ललन सिंह ने यह कहा कि विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना। वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए हैं, कहां सिमट गए हैं वो। विरोधी दल के नेता मुश्किल से बने हैं, शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे, अब नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। इसका काम ही है भ्रम फैलाना, तो वो भ्रम अब जनता में नहीं चलता है, तो उस भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए ना, कहां सिमट के बैठ गए हैं। बड़ा मुश्किल से विरोधी दल के नेता हुए, कुल नेतागिरी बुला गया और कह रहे थे, तारीख तय कर दिए थे कि हम कहिया शपथ ग्रहण लेंगे। अपना शपथ ग्रहण का खुदे तारीख तय कर रहे थे। आप कहीं नजर नहीं आ रहे, ये लोग नजर नहीं आएंगे। इन लोगों ने बिहार में जो 15 साल किया है, आज भी बिहार की जनता इन लोगों के शासन को याद करके उसका रूह कांप जाता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी जैसे लोगों और ऐसी भाषा की इस देश में जरूरत नहीं है। भारत अमन चैन का देश है, सबका साथ और सबका विकास का देश है, तो इस तरह के जिहाद की बात करने वाले लोगों को भारत की जनता कभी भी पसंद नहीं करती है। मौलाना मदनी ऐसे लोगों का और ऐसे भाषा का इस देश में जरूरत नहीं है। भारत अमन चैन का देश है, सबका साथ सबका विकास का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का देश है। इसीलिए इस तरह की जिहाद की बात करने वाले लोग को भारत की जनता कभी भी पसंद नहीं करती है, कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए इस तरह की भाषा पर इन लोगों को सोचना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी महमूद मदनी के बयान पर पलटवार किया। कहा, हिंदुस्तान के संविधान में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अपने बयान से किसी को दबाना या पक्षपात करना ठीक नहीं है। तो ऐसे बयानों को लेकर संगठन के दिल में आपका औचित्य हो सकता है, लेकिन जनता के दिल में इसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे संगठन के जो बयानात हैं, उसका सीधा अर्थ है कि इस हिंदुस्तान के संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन कोई किसी को दबा देगा, कोई किसी के साथ पक्षपात करेगा। इस देश में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, इसलिए यह मन को संतुष्ट करने के लिए हो सकता है, लेकिन संविधान से ही संतुष्ट होते आम आवाम, चाहे वो किसी धर्म और समुदाय का आदमी है। तो ऐसे बयानों का मेरी समझ से संगठन के लिए आपका औचित्य हो सकता है, जनता के दिल में इसका कोई औचित्य नहीं। अच्छा लगातार पटना जू में ठंड के दिनों में जानवरों के लिए देखिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ठंड को देखते हुए जिराफ की नाइट हाउस में पुआल बिछाया गया है। दिन में जिराफ धूप सेकते हैं, रात होती ही वो नाइट हाउस में खुद को ठंड से बचा लेते हैं। पटना जू में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। जिराफ के लिए
नाइट हाउस तैयार किया गया है। ये जिराफ का नाइट हाउस है, क्योंकि जिराफ की जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक रहती है। और सबसे खूबसूरत तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये देखिए, जिराफ भी नाइट हाउस में आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि नाइट हाउस में ठंड के मद्देनजर विशेष इंतजाम है। यहाँ जो पुआल हैं वो नाइट हाउस में बिछाए गए हैं ताकि इसकी गर्माहट जिराफ को मिलती रहे। और ये देखिए, अभी धूप है तो जिराफ अपने साथियों के साथ यहाँ धूप का आनंद भी उठा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे लगेगा कि नहीं अब ठंड लग रही है, वो अपने नाइट हाउस में विश्राम करने अंदर आ जाएगा। और ये नाइट हाउस की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। और नाइट हाउस के बाहर जो जिराफ हैं अपने साथियों के साथ ठंड के दौरान धूप सेकता हुआ दिखाई भी दे रहा है। पटना जू में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग इंतजाम है। जानवरों को ठंड से बचाना जू प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है, और यही वजह है कि हर साल पटना जू में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग इंतजाम किए जाते हैं। और ये जिराफ का पिंजरा है जहां दिन में धूप सेकते हैं जिराफ, शाम होते ही ये नाइट हाउस जहां अभी हम मौजूद हैं यहां पर पुआल बिछाए गए हैं और इस पुआल पर आकर वो आराम भी फरमाते हैं। और हर साल विशेष इंतजाम होते हैं, और इस बार भी पटना जू प्रशासन की तरफ से जितने भी जिराफ हैं, ये देखिए, एक जिराफ इधर नाइट हाउस में आराम फरमाता हुआ भी नजर आ रहा है। और खूबसूरत पटना जू की जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी 24 घंटे कैमरे से जो निगरानी है जिराफों की होती है। और नाइट हाउस में जिराफ बड़े ही आराम से आराम फरमाते हुए यहाँ नजर आते हैं, क्योंकि ठंड सभी को लगता है, इंसान हो या जानवर, और ठंड से बचाना जू प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि ठंड के दिनों में विशेष इंतजाम तमाम जानवरों के लिए पटना जू की तरफ से किए जाते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।